चंदनगढ़ का राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य था। चंदनगढ़ राज्य के घने जंगल में चंदन के बहुत पेड़ पाए जाते थे, इसीलिए उस राज्य का नाम चंदनगढ़ था। पर पड़ोसी राज्यों की नजर हमेशा चंदनगढ़ पे रहती थी, ताकि कैसे चंदन की लकड़ियां प्राप्त की जाए। पर चंदनगढ़ राजा की वीरता के आगे उनकी एक नहीं चलती, तो वो कोई दूसरा रास्ता अपनाते कि कैसे भी चंदन की लकड़ी उन्हें प्राप्त हो जाए, क्योंकि चंदनगढ़ के चंदन की लकड़ी की बाजार में मुंह मांगी कीमत मिलती थी। चंदनगढ़ राज्य में ही सेठ मूलचंद का लकड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार था। राजा ने सेठ मूलचंद को अनुमति दे रखी थी कि जो भी जंगल में लकड़ियां सूख जाएंगी या जो पेड़ गिर जाएंगे, उसको बाजार में सेठ मूलचंद ही बेचेंगे और उसका 2 हिस्सा राजकोष में जमा करेंगे। सेठ मूलचंद भी ईमानदारी से 2 हिस्सा राजकोष में समय से जमा करा देते थे। रोज सेठ मूलचंद के आदमी बैलगाड़ियां लेके जंगल में जाते थे और काटी हुई लकड़ियां बैलगाड़ी पर लाद के फिर सारी बैलगाड़ियां सेठ मूलचंद के लकड़ी की दुकान पर पहुंचती थी। सेठ मूलचंद वहां से सबको लकड़ियां बेचते थे। सेठ मूलचंद एक छोटे से दुकान से शुरू करके राज्य के जाने माने व्यापारी बन गए थे। सारा हिसाब किताब अच्छे से देखना दामोदर, मैं थोड़ा एक जगह से आता हूँ। उधर जंगल से जब लकड़ियां बैलगाड़ी द्वारा सेठ मूलचंद की दुकान पे जाती थी, उनमें से एक बैलगाड़ी जो सबसे पीछे चलती थी, वो जंगल में दूसरे रास्ते में मुड़ जाती थी और उस बैलगाड़ी को हमेशा मंगल ही चलाता था। पर सब सेठ मूलचंद के ही आदमी थे, इसीलिए कोई उसकी बात भी नहीं करता था, क्योंकि सब सेठ मूलचंद की इज्जत करते थे और उनके नाम से थोड़ा डरते भी थे। उधर जब मंगल लकड़ियां लेके पहुंचता है, देखो मंगल, कुछ भी हो, यहाँ से बैलगाड़ी तुम्हारी कहाँ जाती है और इस बैलगाड़ी पर और क्या रहता है, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं। बाकी सारे लोगों से तुम्हें दुगुना पैसा मिलता है और ऐसे ही मन लगा के काम करोगे तो तुम्हें और भी पैसे मिलते रहेंगे। सेठ जी की कृपा है अपने ऊपर। और हाँ, गलती से भी कभी अपने मुंह से ये बात मत निकालना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अरे भूरा भैया, आप चिंता मत करो, मंगल किसी को नहीं बताएगा। मंगल आपका ही आदमी है और हमेशा मंगल आपके साथ ही रहेगा। एक दिन मंगल की तबीयत खराब हो जाती है तो वो जंगल में लकड़ियां लाने नहीं जाता है। उस दिन गोपाल की बैलगाड़ी सबसे पीछे लकड़ियों से लादी गई तो गोपाल को ही उस रास्ते में जाना पड़ा। उधर राजमहल में गुप्तचर का समाचार लेके राजा का सेवक आता है। महाराज, जंगल से चंदन की लकड़ियां गायब हो रही हैं। ये खबर आज ही सुबह गुप्तचर ने ला के दी है महाराज। और गुप्तचर ने ये भी बताया है कि लकड़ियां रोज किसी न किसी बहाने से काटी जा रही हैं, जिससे जंगल में चंदन के पेड़ कम हो रहे हैं महाराज। मंत्री जी, अपने सैनिकों और गुप्तचरों को और सतर्क कर दीजिए। अगर जंगल में कोई भी चंदन की लकड़ियों को काटते हुए या तोड़ते हुए पाया जाएगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उधर गोपाल लकड़ियां लेके सबसे पीछे चल रहा था। जैसे ही वो रास्ता आया तो उसने अपनी बैलगाड़ी उस तरफ मोड़ दिया और उस रास्ते पर चल दिया। चलते चलते वो वहीं पहुंचा जहां भूरा और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो और मंगल कहाँ है? तुम्हें किसने अनुमति दी इधर आने की? मैं गोपाल हूँ। आज मंगल की तबीयत खराब थी तो मेरी बैलगाड़ी ही सबसे पीछे चल रही थी, तो मुझे ही आना पड़ा इधर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कान खोल के सुन लो, तुमने ना कुछ देखा है और ना ही तुम कुछ सुनोगे। और ये बात तुमने बताने की कोशिश भी की तो सेठ जी को तो जानते ही हो, फिर कल से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। भूरा सेठ मूलचंद का सबसे खास आदमी है, इसीलिए तुम चुप रहोगे तो हमेशा मंगल की तरह फायदे में रहोगे। भूरा से पंगा लेके आज तक कोई चैन से नहीं रह पाया है। जंगल से लौट के आने के बाद गोपाल का मन एकदम विचलित हो जाता है, तो वो अपने घर से सीधा राजमहल चला जाता है। महाराज,
कल मेरे साथ जो हुआ, मुझे बिल्कुल मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है महाराज। कल मेरी बैलगाड़ी जो सबसे पीछे चल रही थी, उसको दूसरे रास्ते में जाना था। जब मैं उस रास्ते में गया तो देखा वहाँ पे भूरा और उसके साथी लकड़ियों को लेने के लिए खड़े थे। ये महाराज मुझे समझ में नहीं आया, जब सारी लकड़ियाँ मूलचंद सेठ के यहाँ जाती है तो एक बैलगाड़ी जो पीछे चलती है वो भूरा के पास क्यों जाती है? वो तो मंगल की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे कल जाना पड़ा उस रास्ते, नहीं तो ये पता भी नहीं चलता कि वो लकड़ियाँ कहाँ जा रही हैं महाराज। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। और वो बार बार सेठ मूलचंद का नाम ले रहे थे। महाराज, इससे तो सेठ मूलचंद की काफी बदनामी होगी। मेरा मानना है कि जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता, गोपाल को कैद खाने में डाल देना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मंत्री जी। गोपाल को अभी तुरंत ही कैद खाने में कैद कर दिया जाए। गोपाल को कैद खाने में डाल दिया जाता है। उधर मंत्री अपनी योजना राजा को बताते हैं। महाराज, चंदन की लकड़ियां चोरी हो रही हैं और इसमें नाम सेठ मूलचंद का भी है। मेरी योजना कल से शुरू होगी। इसमें सेठ मूलचंद की भी जरूरत पड़ेगी, तो कल आप सेठ मूलचंद को भी राजमहल बुला ही लीजिएगा। आप अपनी योजना पे अमल कीजिए मंत्री जी। इस राज्य में चोरी का कोई स्थान नहीं है, चाहे वो सेठ मूलचंद हो या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति हो। अगर वो चोरी में पकड़ा जाएगा तो उसकी जगह कैद खाने में ही होगी। अगली सुबह सुंदरगढ़ का राजदूत चंदनगढ़ के राजा के दरबार में आता है। महाराज, सुंदरगढ़ के राजा ने ये संदेश भिजवाया है कि चंदनगढ़ के राजा अगर हमारे राज्य के लिए 100 किलोग्राम चंदन की लकड़ियाँ देंगे तो हम उनके बहुत ही आभारी रहेंगे महाराज। सुंदरगढ़ में एक बहुत ही विधि विधान से पूजा का आयोजन किया जा रहा है जो राज्य की भलाई के लिए है, और उसमें 100 किलोग्राम तक चंदन की लकड़ियाँ लग सकती हैं महाराज। मंत्री जी, सुंदरगढ़ को चंदन की लकड़ियाँ देने का प्रबंध किया जाए। इसके लिए मैं सेठ मूलचंद को राजमहल बुलवाता हूँ। सेठ जी, सुंदरगढ़ को चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो चंदन की लकड़ियाँ दे सकता है तो जल्द से जल्द प्रबंध कराएं। जो चंदन की लकड़ियों की कीमत है उससे 3 गुना कीमत ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि ये सुंदरगढ़ के राजा का आग्रह है और हम किसी के आग्रह को ऐसे ठुकराते नहीं, और ये हमारे भी इज्जत की बात है। महाराज, इस छोटे से सेठ का प्रणाम स्वीकार करें। वैसे तो जंगल में काफी चंदन की लकड़ियों के पेड़ है, पर पेड़ हरे हैं तो उनको काट नहीं सकते, और सूखे पेड़ तो अभी है भी नहीं महाराज। जंगल में पता नहीं कौन सूखने से पहले गायब कर दे रहा है। फिर भी मैं एक दूसरे राज्य के आदमी को जानता हूं जो हमें चंदन की लकड़ियां दे देगा। वैसे भी कीमत जब 3 गुनी हो तो सेठ भी 3 गुना मेहनत करेगा महाराज। बहुत खूब सेठ मूलचंद, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। देखो भूरा, तुम्हें कोई जानता नहीं है। तुम कल चुपचाप एक बैलगाड़ी चंदन की लकड़ियां भर के महल के दरवाजे के पास आना। मैं राजा और मंत्री को साथ लेके वहीं मिलूंगा। 3 गुना ज्यादा कीमत, इसमें तुमको मैं आधा हिस्सा दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप है तो मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है। पहली बार आप धंधे में आधा हिस्सा दे रहे हैं भूरा। कल आपको चंदन की लकड़ियों के साथ महल के दरवाजे पर मिलेगा। अगली सुबह भूरा चंदन की लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी लेके महल के दरवाजे पर आता है। उधर राजा मंत्री और मूलचंद सेठ भी बैलगाड़ी के पास आते हैं। देख लिए महाराज, मैंने अपने वादे के हिसाब से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम कर दिया। तभी पीछे से गोपाल आता है। उसको तो देखते ही भूरा को कुछ समझ ही नहीं आया।
यही है महाराज जो जंगल की लकड़ियों के बीच में चंदन की लकड़ियां छुपा के दूसरे राज्य में ले जाके बेचता है, और जब कोई कुछ बोलता है तो सेठ मूलचंद का नाम लेता है। मंत्री जी, सेठ मूलचंद और भूरा को अभी ही कारागार में डाल दिया जाए। मैं आपकी योजना की भी दाद देता हूँ मंत्री जी, जो आपने एक पुख्ता योजना बनाई जिससे सेठ मूलचंद भी रंगे हाथ पकड़े गए। नहीं तो पता नहीं ये कब तक हम लोगों को ऐसे ही धोखा देते रहते। अपने मेहनत और ईमानदारी के अलावा गलत तरीके से ज्यादा पैसे कमाने का लालच नहीं करना चाहिए, और चोरी तो बिल्कुल नहीं। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।